हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, अगस्त 2024 में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है चेक बाउंस के मामले में, जिसके बाद से हर वो व्यक्ति जिसके ऊपर चेक बाउंस का केस चल रहा है, अब वो केस आसानी से जीत पाएगा। क्योंकि इसके पहले ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि धारा 139 के अनुसार हर वो व्यक्ति जिसने चेक दिया है, जब वो गवाही के दौरान कोर्ट के समक्ष खड़ा होगा तो खाली उसका इतना कहना मात्र कि हस्ताक्षर उसी के हैं, ओरिजिनल है। अब वो हस्ताक्षर के अलावा उस पे अमाउंट किसने भर दिया है, कितना भर दिया है, कम भर दिया है, ज्यादा भर दिया है, उस बात से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं होता था। सिर्फ हस्ताक्षर उस व्यक्ति के हैं, वो आइडेंटिफाई कर देता है। इतना भर काफी था केस को जीतने के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने केस लगाया है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ज्यादातर मामले इसी प्रकार के होते हैं कि जिनमें लेन देन भले ही मान लो उदाहरण के लिए 50,000 का है, लेकिन जब सामने वाला कोर्ट में केस लगाता है यानी कि चेक बाउंस करवाता है बैंक में, तो उस टाइम वो ईमानदारी से 85,000 नहीं भरता है। वो फिर उस टाइम 2 लाख, 5 लाख या उससे ज्यादा भी भर देता है। और अमूमन इसी प्रकार के करोड़ों केस हमारे देश में चल रहे हैं और इसी सेक्शन 139 के आधार पर वह ऐसा केस जीत जाते हो, उन्हें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि जिसने चेक दिया है वो इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकता ना कि हस्ताक्षर उसका नहीं। तो यहाँ पर ये काम खुलेआम चल रहा है हमारे देश में और आराम से सब व्यक्ति उधार पैसे दे रहे हैं और बदले में इस प्रकार के 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना अमाउंट चेक पर भर के केस लगा के पैसा वसूल कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का, इसमें थोड़ा उलट फैसला स्टार्टिंग किया जिला न्यायालय के द्वारा। वहां से इस मामले में 2 दस्तावेज वादी से भी मंगाए गए जिसने केस लगाया है। उससे 2 दस्तावेज इसलिए मंगाए गए क्योंकि जब गवाही के दौरान वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हुआ जिस पर केस लगा था, उसने इस बात से बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि वो साइन उसी का है, वो चेक भी उसी का है और दोनों के बीच लेन देन भी हुआ था। लेकिन उसका कहना ये था कि जो अमाउंट इन्होंने चेक पर डाल के भर दिया है और मुझ पर केस लगा दिया है, हमारे बीच इतना बड़ा लेन देन नहीं हुआ था, जबकि हमारे बीच में छोटा लेन देन हुआ था। अब यह प्रमाणित कैसे हो कि हमारे बीच क्या लेन देन था, और अगर ये प्रमाणित नहीं होता है तो मुझे न्यायालय से न्याय कैसे प्राप्त हुआ। अब इस मामले में जिला न्यायालय ने कुछ विचार किया और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने केस लगाया था, उससे 2 दस्तावेज मांगे गए। उन दस्तावेजों में एक तो यह था कि जो 2 लाख रुपए की वो इस चेक में देने की उधार बातचीत कर रहे हैं, जिसके आधार पर यह केस लगाया गया है, वो 2 लाख रुपए क्या उसने इनकम टैक्स में शो किए थे, यानी कि क्या उसने उस 2 लाख रुपए को इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय मेंशन किया है। तो पहले दस्तावेज ये मांगे गए। दूसरा दस्तावेज यह मांगा गया कि जो भी दोनों के बीच में लेन देन हुआ था, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई लिखा पढ़ी करके ही कोई किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी रकम देता है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसे माना जाए कि दोनों के बीच में लेन देन कितना अमाउंट का हुआ था वास्तव में। तो ऐसा कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं था जो वो दर्शा पाए कोर्ट को कि उसके बीच में वास्तव में 2 लाख रुपए का ही लेन देन हुआ था। इन दोनों दस्तावेजों के अभाव में जिला न्यायालय ने यह फैसला किया कि जिस व्यक्ति पर आरोप है 2 लाख रुपए का, वह व्यक्ति दोष मुक्त किया गया और उसे ऐसी रकम को चुकाने के लिए छूट दे दी गई जो उसे अब नहीं चुकानी होगी। इस फैसले से नाराज होकर वह व्यक्ति जिसने केस लगाया था वह हाई कोर्ट गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को उचित माना और फैसले को बदलने से इनकार करते हुए उसे यथावत रख दिया। अब यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देखा तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये बात सही है। हर बार केस जीतने के लिए उस व्यक्ति को ही क्यों दस्तावेज देने हो जिस व्यक्ति पर केस लगा है, क्योंकि जो पैसे देने वाला व्यक्ति होता है, ओरिजिनल एग्रीमेंट हमेशा उसी के पास होता है। जिस व्यक्ति के पास केस लगा है यानी जिसने उधार पैसा लिया है, वो हमेशा फोटोकॉपी ही रखता है, यानी उसे फोटोकॉपी ही दी जाती है, जो कि कोर्ट में मान्य ही नहीं है। और अगर वो उसका इस्तेमाल करे भी तो उसके लिए उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और जो कि लगभग नाकाम ही रहता है वो ऐसा कर पाने में। तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा और यह फैसला किया
कि एक तो इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भर रहे हैं, यानी कि जिस व्यक्ति ने पैसे उधार देने का दावा किया है, जिस व्यक्ति ने चेक बाउंस का केस लगा है, वह जब भी कोई रकम किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे रहा है तो उसके लिए दो चीजें अनिवार्य कर दी गई हैं। पहली चीज ये कि यदि वो कोई अमाउंट दे रहा है किसी दूसरे को उधार, तो वह अमाउंट उसके इनकम टैक्स रिटर्न में शो होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि वाकई में उसके पास इतने पैसे थे। दूसरी चीज यह कि यदि वो किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे रहा है तो उसके पास उसका प्रमाण होना जरूरी है, यानी कोई लिखा पढ़ी या कोई एग्रीमेंट, कोई स्टाम्प, कोई सी भी चीज होना जरूरी है जिससे यह प्रमाणित हो कि यह लेन देन वास्तव में इतने ही अमाउंट का था जितना कि उसने चेक पर भर के कोर्ट में लगाया है। यदि ये दो दस्तावेज सामने वाले के पास नहीं है, यानी जिसने उधार पैसा दिया है उसके पास नहीं है, वो कोर्ट में ये दो दस्तावेज नहीं ला पाया, तो वो यह केस नहीं जीत पाएगा। तो दोस्तों, इस फैसले का उदाहरण लेते हुए यदि आप लोगों के ऊपर भी कोई केस चेक बाउंस का चल रहा है तो आप इससे लाभ ले सकते हैं। आप इस केस के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट ही नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये दो दस्तावेज अनिवार्य किए तो आप ये दो दस्तावेज के आधार पर अपना केस आसानी से जीत पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।